This podcast is going to be in Hindi. If you want to hear it in English, then click on the first link in the description. इंटरनेट पर सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कभी कभी सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम सिखाने की जगह नुकसानदायक भी हो सकता है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, नारीवाद या फेमिनिस्ट से आप क्या समझते हैं? अगर आपका जवाब ये है कि पुरुष और महिलाएं समान हैं, तो मेरे दोस्त, मुमकिन है कि आप भी सोशल मीडिया द्वारा किसी गलत जानकारी का शिकार होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं द DST और आप मेरे साथ अपने प्यारे राजनीतिक पॉडकास्ट पॉलिटिकल साइको पर हैं। यहाँ हम रोज़मर्रा की घटनाओं से राजनीतिक कारणों पर चर्चा करते हैं और आज हम नारीवाद या फेमिनिज़म या यूँ कहें कि इंटरनेट नारीवाद या इंटरनेट फेमिनिज़म पर चर्चा करेंगे। इंटरनेट नारीवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैंने तब किया था जब मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया साइट्स पर कुछ लोगों को नारीवाद के बारे में मनगढ़ंत बातें बोलते सुना। जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बता चुका हूँ, नारीवाद पुरुषों और महिलाओं को समान मानना नहीं है। चलिए आपको इसको बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं मेट्रो से सफ़र कर रहा था। एक स्टेशन पर एक विकलांग व्यक्ति ट्रेन में चढ़ा और उसके चढ़ते ही एक महिला ने उसको अपनी सीट दी और उस व्यक्ति ने उस सीट को स्वीकार भी किया। यहाँ तक सब कुछ आम था, लेकिन कुछ ही स्टेशन बाद एक महिला ट्रेन में चढ़ी और उसने उस विकलांग व्यक्ति को उसकी जगह खाली करने को कहा, क्योंकि वो जगह केवल महिलाओं के लिए आरक्षित थी। उस विकलांग व्यक्ति ने बड़े प्यार से उस महिला को कहा कि आप कहीं और बैठ जाइए, क्योंकि चलती गाड़ी में जगह बदल पाना उस विकलांग व्यक्ति के लिए आसान काम नहीं था। जो कि मैं सबसे पास बैठा था, तो मैंने ये सब देखते हुए उस विकलांग व्यक्ति को अपनी सीट दी, क्योंकि अब उस महिला ने बेवजह ड्रामा करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ उस विकलांग व्यक्ति से बदतमीजी भी करने लगी थी। जो मैंने किया वो कोई महान काम नहीं था, वो बल्कि एक साधारण सा काम था जो हर इंसान को करना चाहिए और जो हर इंसान करता। इन सबको देखने के बाद मेरी नज़र उस साइन पर पड़ी जहाँ लिखा था ओनली फॉर लेडीज़ या यूँ कहें रिजर्व फॉर लेडीज़। ये पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि जिस महिला ने अपनी सीट उस विकलांग व्यक्ति को दी थी वो असल में एक लेडी थी, और जिस महिला ने उस व्यक्ति को सीट से उठने को बोला वो एक नारीवाद या यूँ कहें इंटरनेट नारीवाद का शिकार महिला थी। चलिए अब इंटरनेट फेमिनिज़म या इंटरनेट नारीवाद के बारे में आपको और कुछ बताता हूँ। आखिर इसका मतलब क्या होता है? आखिर नारीवाद या इंटरनेट नारीवाद का मतलब क्या होता है? इंटरनेट नारीवाद का मतलब सीधे शब्दों में कहूँ तो ये है, उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो नारीवाद के मूल सिद्धांतों से बेखबर हैं। दरअसल नारीवाद पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकारों और समान मौक़ों या अवसरों की मांग करता है। वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट नारीवाद ये मानता है कि महिलाएं और पुरुष दोनों एक समान ही हैं, अर्थात जो भी काम एक महिला कर सकती है वो एक पुरुष भी कर सकता है, अथवा जो भी काम एक पुरुष कर सकता है वो एक महिला भी कर सकती है। अब इस बात को अच्छे से समझने के लिए पहले जरा एक बार हम नारीवाद को समझ लेते हैं। मूल नारीवाद या रियल फेमिनिज़म ये मांग करता है कि सभी महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार व अवसर मिलने चाहिए, और इस मांग की शुरुआत ही वह इस शर्त से करते हैं कि उनको कुछ अधिकार मिलने चाहिए जो केवल महिलाओं के पास हो, जैसे कि आरक्षण लगभग हर जगह। आरक्षण की बात 1950 के दशक में ठीक थी, लेकिन आज ये बात कुछ ज़्यादा असरदार नहीं रही, क्योंकि आज के समय में सभी को पहले ही समान अधिकार मिल चुके हैं। 1950 के दशक में मिले ये खास अधिकार आज भी जारी हैं और आज ये असमानता के सबसे बड़े कारणों में से एक बन गए हैं। लेकिन इस बार ये असमानता महिलाओं के लिए लाभदायक है या महिलाओं के पक्ष में है? इस बात को अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। कुछ दिनों पहले एक वीडियो इंटरनेट पर घूम रही थी जिसमें एक महिला एक ट्रेन में खड़े हुए चिल्ला रही थी कि क्या उस ट्रेन में कोई ऐसा सभ्य पुरुष या जेंटलमैन नहीं है जो उस महिला को अपनी सीट दे सके। अब इस पॉइंट पर नारीवाद काम नहीं आता, क्योंकि नारीवाद की माने तो पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार मिलने चाहिए, और यदि इंटरनेट नारीवाद की माने तो पुरुष और महिलाएं दोनों समान ही हैं, तो फिर महिलाओं को रिजर्वेशन की आवश्यकता क्यों है? यदि आप ये सवाल एक नारीवादी से पूछेंगे तो वो इसका जवाब में कहेंगे कि हमारा समाज पुरुष प्रधान है, और इस तर्क के समर्थन के लिए वे कुछ आपको
कुछ तथ्य बताएंगे, जैसे अधिकांश धन या अधिकांश पूंजी पुरुषों के पास है, अधिकार सबसे ज़्यादा पुरुषों को मिलते हैं, पुरुष अधिक साक्षर हैं, महिलाएं अधिक बिना पैसों के श्रम करती हैं, आदि आदि और भी तथ्य ऐसे ही। जॉर्डन पीटरसन इन तथ्यों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि नारीवादी उन तथ्यों में पुरुषों की बहुत कम संख्या की बात करते हैं। उन्होंने कुछ तथ्य दिए कि गंभीर रूप से प्रभावित लोगों में एक बड़ा हिस्सा पुरुषों का है। जेल में ज़्यादातर लोग जो हैं वो पुरुष हैं, ज़्यादातर लोग जो बेघर हैं वो पुरुष हैं, ज़्यादातर हिंसक अपराधों के शिकार पुरुष होते हैं, आत्महत्या करने वाले ज़्यादातर लोगों में पुरुष होते हैं, ज़्यादातर युद्ध में मरने वाले लोग पुरुष हैं। यहाँ प्रभुत्व या यहाँ मेल डोमिनेंस कहाँ है? नारीवादी जो कर रहे हैं वे अति सफल या बहुत ज़्यादा सफल कुछ पुरुषों का एक बहुत छोटा सा अंश लेकर पूरी समाज की बनावट को दर्शा रही है। या आसान भाषा में कहूँ तो नारीवादी एक बहुत छोटे संख्या के पुरुषों को, जैसे इलॉन मस्क, बिल गेट्स, जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं या बहुत ही ज़्यादा सफल हैं, उनका सहारा लेकर बाकी पुरुषों को भी दर्शा रहे हैं, बाकी पुरुषों की बात करते हैं जो कि उतने सफल नहीं हैं। एक और बात जो नारीवाद साबित करना चाहते हैं वह यह है कि महिलाएं स्वतंत्र हैं, और यह एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम सभी को सहमत होना चाहिए। महिलाओं को स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन जब तलाक होता है तो वही नारीवादी जो कहती है कि महिलाएं स्वतंत्र हैं, अदालत में वकालत करती हैं कि पति को अपनी पत्नी जिससे वो तलाक ले रहे हैं को कुछ महीने तक पैसे देने चाहिए या फिर अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा देना चाहिए, जब तक कि उस पत्नी को जिससे तलाक हो रहा है कोई दूसरा पुरुष ना मिल जाए जो उसकी देखभाल कर सके। लेकिन क्या ये बात अब महिलाओं की अपने पूर्व पति, पहले वाले पति और अपने होने वाले पति के ऊपर निर्भरता को नहीं दर्शाता? और अगर नारीवादी द्वारा निर्भरता को उचित ठहराया गया है तो वह ये कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं स्वतंत्र हैं? क्या ये दोनों बात विरोधी नहीं है? अगर आप महिलाएं स्वतंत्र हैं तो अपने लिए क्यों नहीं कमा सकती? एक और चीज़, यदि आप किसी महिला को धूम्रपान करने से रोकेंगे तो वो आपको दो उत्तर दे सकती है। पहला, जी आप सही कह रहे हैं, मैं आगे से धूम्रपान करने की कम कोशिश करूँ। यह एक ऐसा उत्तर है जो एक साधारण व्यक्ति देगा, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। ये एक उत्तर हम सबको उम्मीद होती है कि आपको मिलेगा। लेकिन दूसरा उत्तर जो मिलेगा वो ये होगा कि मैं धूम्रपान क्यों नहीं कर सकती? पुरुष भी धूम्रपान करते हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं रोकता। आप मुझे सिर्फ इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि मैं महिला हूँ। जी बिल्कुल, आपने सही अनुमान लगाया। ये उत्तर आपको एक इंटरनेट फेमिनिस्ट या इंटरनेट नारीवादी से प्रभावित महिला आपको देगी। हर कोई जानता है कि धूम्रपान किसी के लिए भी बुरा है, चाहे उसका जेंडर कुछ भी हो, चाहे उसका लिंग कुछ भी हो। इससे बचना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि महिलाएं हर वो बुरा काम करें जो कुछ मर्द अपने आप को कूल या एडवांस दिखने के लिए करते हैं, और उसके सहारे से महिलाएं भी अपने आप को कूल या एडवांस दिखाने की कोशिश करें। पर अफसोस यही आजकल कुछ नारीवादी लोग कर रहे हैं। अब बात आती है कि स्त्री और पुरुष समान क्यों नहीं हो सकते, उनको समान कहना क्यों गलत है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। अपने आप को एक शिल्पकार समझिए, एक बढ़ाई समझिए जो कि लकड़ी का काम करता है। आपने एक मेज़ और एक कुर्सी बनाया, आपने एक टेबल और एक कुर्सी बनाया। अब कोई व्यक्ति तुम्हारे टेबल और कुर्सी को देखता है और कहता है ये दोनों एक ही हैं। एक से मेरा मतलब ये दोनों समान है। अब आप अपनी बेहतरीन कोशिश करेंगे उस व्यक्ति को समझाने की कि नहीं सर, ये समान नहीं है, ये मेज और कुर्सी दोनों अलग अलग कामों के लिए बनाए गए हैं, तो ये समान कैसे हो सकते हैं? पर वो व्यक्ति समझने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, वो व्यक्ति एक नारीवादी है। अब इसी बात को अगर हम अपनी आम जिंदगी में लाएं तो समझ सकते हैं कि पुरुष और महिलाएं दोनों को अलग अलग कामों के लिए, दोनों को अलग अलग उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। अब अलग अलग उद्देश्यों से, अलग अलग कामों से मेरा मतलब ये नहीं है कि महिलाओं को केवल रसोई का काम करने के लिए, किचन का काम करने के लिए बनाया गया या घर की देखभाल करने के लिए बनाया गया है। या मेरा मतलब ये नहीं है कि पुरुष ज़्यादा प्रधान है और महिलाएं नहीं हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि महिलाओं और पुरुषों को किसी अलग अलग उद्देश्यों से बनाया गया है। अगर हमें दोनों में से किसी एक की ज़रूरत होती तो नेचर या प्रकृति ने केवल एक ही बनाया होता। अगर हमें दोनों में से किसी एक की ज़रूरत नहीं होती तो वो अब तक ख़त्म हो चुका होता, जैसे कई सारे बाकी के जानवर ख़त्म हो चुके हैं। अगर हमें दोनों में से किसी एक की ज़रूरत नहीं होती तो प्रकृति हमें दोनों को बनाती ही नहीं। हमें केवल पुरुष की ज़रूरत होती तो प्रकृति केवल पुरुष बनाती। हमें केवल महिलाओं की ज़रूरत होती
तो केवल महिलाएं आज जीवित होती, पर प्रकृति ने हमें इन दोनों को बनाया तो उसका कुछ उद्देश्य होगा। अगर हम ये कहें कि महिलाएं और पुरुष समान हैं या बराबर हैं, तो हम अलग होने की पूरी धारणा को ही तबाह कर रहे हैं। प्रकृति की जिस धारणा के अंतर्गत हमें अलग बनाया गया है, हम उस पूरी धारणा को ही नकार रहे हैं, जो कि गलत है। अब आप ये तर्क दे सकते हैं कि महिलाओं और पुरुषों दोनों का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दोनों की ज़रूरत प्रजनन करने के लिए होती है। पर ऐसे कई सारे जंतु इस धरती पर मौजूद हैं जो एक ही लिंग के हैं, फिर भी वो प्रजनन कर सकते हैं। तो ये एक सही तर्क नहीं है। अब सवाल आता है कि हमें आखिर ज़रूरत किस चीज़ की है। हमें ज़रूरत है इस बात को स्वीकार करने की पुरुष और महिलाएं एक समान नहीं हैं, उनके अलग अलग उद्देश्य हैं। अब वो ज़रूरी नहीं कि पुरुषों का काम बाहर जाना है या फिर महिलाओं का काम घर पे रहना है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बट हमें फ़िलहाल दोनों की ज़रूरत है। हमें एक बेहतर जीवन के लिए, एक बेहतर प्रकृति के लिए, एक बेहतर संसार के लिए, एक बेहतर दुनिया के लिए हमें दोनों की ज़रूरत है। हमें महिलाओं की भी, पुरुषों की भी और बाकी जेंडरों की भी ज़रूरत है। तभी एक अच्छी दुनिया हम बना सकते हैं जैसे पहले हुआ करती थी। बट आजकल की कुछ नारीवादी इंटरनेट फेमिनिस्ट ये सोचते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि पुरुष और महिलाएं दोनों एक साथ रहें, अच्छे से रहें। उनका मानना है कि पुरुषों को महिलाओं का गुलाम होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। गुलाम कोई किसी का नहीं है, न पुरुष महिलाओं के, न महिलाएं पुरुष के। हमें दोनों को साथ चलना है और तभी एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की मिनी पॉडकास्ट में इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।